हेलो गाइस, अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत शॉर्टकट में किया है, लेकिन फिर भी आपका डिटेल में है। ठीक है, सब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और एकदम मेन पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, जो कि जिससे कि आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा, साथ साथ हमारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ने पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। ये कौन से, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा। तो आंसर करने से पहले इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपके कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने कार्डिनल यूटिलिटी, आपने ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा, वहीं पर आपने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जो भी गिवन रिसोर्सेस है या फिर अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी से। ठीक है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मेन पॉइंट है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी हम लोग ने 2 केस पढ़ा था। फर्स्ट में क्या था, इन केस ऑफ वन कमोडिटी आपका फर्स्ट है, और सेकेंड में हम लोग ने पढ़ा था इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। फर्स्ट इज इन केस ऑफ वन कमोडिटी, सेकेंड इज इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ वन कमोडिटी को समझने के लिए मैंने छोटा सा शेड्यूल, छोटा सा डायग्राम बनाया है, इससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहले है यूनिट्स, फिर है प्राइस, फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यूनिट्स की बात करें 1 2 3 4 5 5 यूनिट्स मैंने लिया। ये प्राइस मैंने लिया है, प्राइस ऑफ एक्स जो कि कांस्टेंट है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स की बात करें 3 है यहाँ पे प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी देखिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यूनिट 4 में क्या होगा कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये क्या आपका प्राइस है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। यूनिट 4 में देखिए आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, MUX इज इक्वल टू PX होगा, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का केस है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। देखिए आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में लिया, वाई एक्सिस, इस ई पॉइंट पे ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन आपका है पैरेलल टू OX एक्सिस, ये आपका क्या है? प्राइस है। ये क्या है? प्राइस ऑफ एक्स है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने शेड्यूल में भी प्राइस क्या लिया? कांस्टेंट लिया, प्राइस आपका कांस्टेंट है। ये जो नीचे की ओर जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल MUX है। ठीक है, MUX और प्राइस ऑफ एक्स पॉइंट ई पे क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा, बोल सकते हैं इक्वल है ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे क्या होगा कि प्राइस ऑफ एक्स और MUX इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे इक्वल है। इस पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ई पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ई पॉइंट पे क्या है? PX और MUX दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही प्राइस लिया है, एक प्राइस लिया है, एक मार्जिनल यूटिलिटी लिया है। अगर हम लोग 2 कमोडिटी करेंगे तो ये जो संख्या है बढ़ जाएगा, MUX हो जाएगा, MUY हो जाएगा। आप कुछ और भी लिख सकते हैं,
MUA MUB, ठीक है, तो ये आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, स्पेस कम था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही लिया है, एक कमोडिटी, यहाँ पे 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ 2 कमोडिटी है। इन केस ऑफ 2 कमोडिटी को हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यहाँ पे यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इन केस ऑफ 2 कमोडिटी को, ठीक है। इन केस ऑफ 2 कमोडिटी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, MUY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y। मैंने बोला 2 ले सकते, 2 से ज्यादा भी आप कमोडिटी ले सकते हैं। एक और हमने ले लिया MUZ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Z। ये सब इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है, ये सारी इक्वल होंगे मार्जिनल यूटिलिटी के ऑफ मनी के। तो ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X का है, मैंने यहाँ लिखा था, और यहाँ पे क्या प्राइस ऑफ X है, ठीक है। ये जो लाइन है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, प्राइस ऑफ Y का, ठीक है। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, मोर देन 2 कमोडिटी ले सकते हैं, तो MUZ प्राइस ऑफ Z भी ले सकते हैं, मैंने 2 ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको गोसेन का सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप हम लोग को समझ, अब आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं कौन सा होगा, देखिए मतलब ये वाला इक्वेशन बता सकते हैं कौन सा होगा। देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, मैंने बोला MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y। देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक ही लिया क्योंकि MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, क्योंकि वहां पे इन केस ऑफ 1 कमोडिटी मतलब एक ही कमोडिटी। इसके बाद अगर हम 2 कमोडिटी की बात करते हैं, 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी है, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 कमोडिटी ले सकते हैं। MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, MUZ अपॉन प्राइस ऑफ Z, और भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 कमोडिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए ये वाला नहीं होगा, ये इक्वेशन ही रॉन्ग है। MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, देखिए ये वाला आपका सही हुआ। MUZ अपॉन प्राइस ऑफ Z इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे देखिए 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, 3 कमोडिटी, यहाँ पे 3 कमोडिटी लिया गया, 3 प्राइस लिया गया, मार्जिन जो कि इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर होगा, आंसर विल बी बी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गिवन गुड एंड द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड फॉर इट इज कॉल्ड, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी जो डिराइव होगा कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गिवन गुड, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस की बात कर रहे हैं और अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड, ठीक है। तो आपको डिफरेंस करना है टोटल यूटिलिटी जो डिराइव हुआ है और जो एक्चुअली पेड किया गया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या बताता है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले फॉर्मुलेट किसने किया है, प्रोफेसर ड्यूपिट ने, ठीक है। कब किया था, 1844, ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस को इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं प्रोफेसर ड्यूपिट ने किया था 1844 में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, हाँ इसके बाद मार्शल ने किया था और मार्शल ने जो कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया उसको इम्प्रूव किया है हिग्स ने, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वुड पे एंड व्हाट वी हैव टू पे इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है कंज्यूमर सरप्लस का, ये मार्शल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए सबसे पहले ड्यूपिट ने कंज्यूमर सरप्लस को इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद थोड़ा सा काम मार्शल ने किया, ठीक है। मार्शल ने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद मार्शल ने जो बताया उसको हिग्स ने इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये जो है ये मार्शल के अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर सरप्लस का एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस उसके अकॉर्डिंग समेशन एमयू, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है जिसमें से प्राइस
मल्टीप्लाई क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है शैडो एरिया, ये एरिया क्या आपको कहलाता है, कंज्यूमर। ये एरिया क्या है आपका, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये एरिया क्या आपका कंज्यूमर, ये जो शैडो एरिया है ये क्या आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैंने पढ़ाया हुआ है कंज्यूमर सरप्लस, और आप पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। और भी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, अगर आप कंज्यूमर सरप्लस न्यूमेरिकल्स लिखेंगे तो भी आ जाएंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारा करवाया हुआ है। तो अगर आप एक बार लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे तो मैं आई बटन में कंज्यूमर सरप्लस का न्यूमेरिकल मैं दे दूंगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का बस ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हम लोग ने इन्फॉर्मेशन किया, डिटेल में नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग डेली शॉर्ट वीडियो मैं डेली डालती हूँ, जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब मैं मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।